फ्रेंड्स, मेरा नाम डीएम झा है। एस्टोन टैक्सफिन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई व्यूअर्स की सलाह पे हमने म्यूचुअल फंड की एक सीरीज स्टार्ट की है और ये म्यूचुअल फंड की दूसरी सीरीज है। और इस सीरीज में बात करेंगे म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, जब हम किसी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के पास जाते हैं और कुछ बात करते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज़ करते हैं कि मुझे लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि जाने के पहले उनको पूरी स्टडी कर लेनी चाहिए सो दैट वो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र की बातें समझ सकें। फ्रेंड्स, इस टर्मिनोलॉजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉर्मल प्रूडेंस लेवल का आदमी, नॉर्मल प्रूडेंस लेवल का इन्वेस्टर इसको समझ ना सके। ये केवल उनका एक तरीका है कुछ टेक्निकल टर्म्स बोलने का, जिससे आपको लगे कि म्यूचुअल फंड के लिए जिनके पास आप आए हैं उनको बहुत ज्ञान है और ये बहुत मुश्किल चीज़ है अपने आप से करना। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर। जैसे शेयर मार्केट में आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में जब कोई म्यूचुअल फंड नई स्कीम को लॉन्च करता है उसको एनएफओ बोलते हैं। इट्स कॉल्ड न्यू फंड ऑफर। दूसरा है इसमें एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एएमसी। 41-42 म्यूचुअल फंड के एएमसी आज हिंदुस्तान में हैं। इनका एक एसोसिएशन है जिसको हम एमएफआई करते हैं। इसमें सारे एएमसी के सारे डाटा किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। ये डेली अपलोड होता है और इसमें कोई भी इंक्वायरी जाके आप कर सकते हैं। इसके बाद है लोड्स। लोड्स मीन्स लोड से दो तरह के होते हैं। पहले बात कर लें एंट्री लोड की। 2015 के पहले तक जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया करते थे तो उसमें एक एंट्री लोड लगा करता था। नॉमिनल मान लीजिए यदि 1000 रुपये पे 1 रुपये लगते थे तो आपने यदि 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो इन्वेस्टमेंट आपका 999 रुपये होकर था। लेकिन ये कुछ वर्षों से एंट्री लोड जीरो कर दिया है। अब यदि 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 1000 ही होता है। एंट्री लोड पे कोई डिडक्शंस नहीं होते। दूसरा है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मीन्स जिस टाइम आप रिडीम करते हैं या म्यूचुअल फंड को बेचते हैं उस टाइम कुछ लोड, कुछ डिडक्शंस आपके एनएवी में से होता है। और नॉर्मली, मैं फिर रिपीट करूँ, नॉर्मली इसमें यदि 1 साल के बाद आप रिडीम करते हैं तो ये जीरो एग्जिट लोड होता है। हालांकि लिखा हुआ है उसमें इफ रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड। नॉर्मली में आई अगेन रिपीट, नॉर्मली 1 साल इन्वेस्टमेंट के 1 साल के बाद यदि आप रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड जीरो होता है। लेकिन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ कुछ एएमसीज हैं जिसमें 1 साल के पहले भी कुछ सर्टेन पोर्शन पार्शियल रिडम्पशन यदि करेंगे उसमें भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। ये हर म्यूचुअल फंड के स्कीम्स का इन्वेस्टमेंट करने के पहले एग्जिट लोड देख लें कि कब एग्जिट करेंगे तो उसमें कितना एग्जिट लोड लगेगा। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। ये नेट एसेट वैल्यू जैसे शेयर का दाम, स्टॉक मार्केट में शेयर का दाम होता है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में यूनिट्स का रेट होता है, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। और ये डिक्लेरेशन डेसिमल के 4 अंकों तक होता है। इट्स कॉल्ड एनएवी। जैसे मैं फिर रिपीट करता हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स का दाम होता है उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में यूनिट्स के दाम होते हैं। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स के दाम ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर हर सेकेंड में चेंज होता है। लेकिन एनएवी, किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी उस दिन के क्लोजिंग बिजनेस के बाद ही डिक्लेयर होती है। वो पूरे दिन में चेंज नहीं होता, एक दिन का एक ही एनएवी होता है एंड दैट इज बीइंग डिसाइडेड एट द क्लोजर ऑफ द बिजनेस पीरियड। केआरए, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, ये 4 तरह के हैं, सीवीएल, एनडीएमएल, कार्बी और केम्स। इनका काम है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपको केवाईसी कंप्लायंस करना होता है, वहाँ बैंक वाले केवाईसी कंप्लायंस करते हैं। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड केआरए इसकी सारी कार्रवाई पूरी करती है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे केआईसी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा या जमा करना पड़ेगा और उन डॉक्यूमेंट को, इन चारों में से कोई केआरए आपको देखेगा, उसके बाद ही वो केआईसी कंप्लायंस का सर्टिफिकेट देगा। आफ्टर दैट ओनली यू कैन इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। सो केआरए मीन्स केवाईसी रजिस्टर्ड एजेंसी जो मॉनिटर करता है आपके केवाईसी का। एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो मीन्स पूरे एएमसीज में, पूरे फंड में एक्सपेंसेस कितने खर्चे होते हैं।
जैसे आपने 1000 रुपये लगाए और आपका वो बढ़ के 1010 रुपये हो गया, ये तो हो गया एसेट का वैल्यू। लेकिन जो फंड मैनेजर इसको ऑपरेट करता है उसके भी खर्चे होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं। हो सकता है कि वो उसमें से 0.09 to 2.5% ऑन एवरेज वीकली बेसिस पे एनएवी लगता है, और ये रेंज है 0.09 to 2.5%। ये डेट फंड में कम होता है, इक्विटी में अधिक होता है, और डेट फंड में भी यदि लिक्विड फंड है तो उसमें सबसे कम होता है, और ये एवरेज वीकली एनएवी पर चार्ज होता है। और आपके जो एनएवी जो आपके हाथ में जो डिक्लेयर होते हैं, ये एक्सपेंसेस रेशियो डेबिट करने के बाद ही डिक्लेयर होते हैं। इसका मतलब जो भी एनएवी आपको दिख रही है वेबसाइट पे, वो एक्सपेंसेस रेशियो के बाद की, खर्चे काटने के बाद की होती है। फेस वैल्यू, जैसे आईपीओ में फेस वैल्यू होता है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी फेस वैल्यू होता है। नॉर्मली ये 10 रुपये का होता है। सो जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर का रेट और फेस वैल्यू अलग अलग होते, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में एनएवी और फेस वैल्यू अलग अलग होते। और डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो वो फेस वैल्यू के बेसिस पर ही होता है, फेस वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से ही होता है। उस जैसे स्टॉक मार्केट में होता है वैसे एनएवी में भी ऐसे ही होता है। रिडम्पशन और रिपर्चेज, रिडम्पशन वर्ड यूज करके लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड जब आप बेच रहे हैं उसको रिडम्पशन भी बोलते हैं, उसको रीपर्चेज भी बोलते हैं, उसको सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी बोलते हैं। तीनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज करने की कोई बातें नहीं हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हो उसके बारे में कमेंट करें, और कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हो उसके बारे में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल एस्ट्रो टैक्सपिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड